कल्पना कीजिए कि एक 7 या 8 साल की बच्ची अपनी गणित या विज्ञान की नई किताब खोलती है। हाँ, बिल्कुल आम सी बात है। राइट। वो जो पार्ट पढ़ रही है उसके शब्द तो बिल्कुल सामान्य हैं, जैसे जोड़ घटाव या हमारे आसपास के माहौल के बारे में। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो अवचेतन स्तर पर बिना एक भी शब्द कहे वो किताब उसे कुछ और भी पढ़ा रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो बच्ची देखती है कि किताब के हर चित्र में जो वैज्ञानिक है वो एक पुरुष है, और बीमार की देखभाल करने वाली जो नर्स है वो हमेशा एक महिला है। ओह, अच्छा हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन है हमारी किताबों में। एग्जैक्टली तो वो बच्ची सिर्फ गणित नहीं सीख रही है, वो चुपचाप ये सीख रही है कि इस दुनिया में उसकी जगह कहाँ है। बहुत ही गहरी बात कही आपने शुरुआत में ही। तो आज जो साथी हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़े हैं, उनके लिए चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी की एक मास्टर क्लास के नोट्स हैं। हाँ, जो कि विशेष रूप से सीटेट और यूपी टेट 2026 परीक्षा के लिए जेंडर विषय पर केंद्रित हैं। बिल्कुल। और ये विषय केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए कि हमारे क्लासरूम्स असल में काम कैसे करते हैं। सही बात है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बीच ना अक्सर इस बात पर बहुत गहरी बहस होती है कि इंसानों की कौन सी आदतें प्रकृति की देन है और कौन सी समाज की। हाँ, नेचर वर्सेस नेचर वाली बहस। एग्जैक्टली तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी राजनीतिक या वैचारिक बहस का पक्ष लेना नहीं है। हम निष्पक्ष रूप से केवल इस बात का विश्लेषण करें कि ये विशेष शैक्षणिक नोट्स इन अवधारणाओं को कैसे परिभाषित करते हैं, ताकि एक भावी शिक्षक के समझ सके कि परीक्षा और पेडागोगी की दृष्टि से इस विषय को कैसे देखना है। बिल्कुल यही हमारा मेन फोकस है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। जो साथी आज इस डीप डाइव को सुन रहे हैं वो शायद सेक्स और जेंडर के बुनियादी अंतर से पहले से ही परिचित होंगे। हाँ, हम अक्सर आम बोलचाल में इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। कर तो लेते हैं, लेकिन हमारे जो स्रोत हैं उनके अनुसार एक शिक्षक के तौर पर इन दोनों के बीच की लकीर को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आइए इसी बुनियादी सवाल से इस चर्चा को अनपैक करते हैं। राइट। तो अगर हम सीधे उन नोट्स के तथ्यों पर गौर करें तो सेक्स यानी लिंग को पूरी तरह से एक जैविक बनावट माना गया है, यानी बायोलॉजिकल। हाँ, बायोलॉजिकल। ये वो हिस्सा है जिसे प्रकृति जन्म से ही निर्धारित करती है। मतलब हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे हार्मोन्स, हमारी शारीरिक संरचना, ये सब एक जैविक वास्तविकता है। इसमें समाज का कोई दखल नहीं है। ये एक प्राकृतिक सत्य है जिसके साथ एक बच्चा जन्म लेता है। इसे समझने के लिए हम एक एनालॉजी या उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बताइए। हम सेक्स को ना एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह देख सकते हैं। जब एक कंप्यूटर फैक्ट्री से बनकर आता है तो उसका मदरबोर्ड, प्रोसेसर और उसकी फिजिकल स्क्रीन, ये सब पहले से तय होते हैं। एग्जैक्टली ये हार्डवेयर है जिसे प्रकृति ने बनाकर दे दिया है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसी एनालॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जेंडर यानी सामाजिक लिंग उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। हाँ, सॉफ्टवेयर जिसे बाद में डाला जाता है। राइट। नोट्स बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जेंडर कोई प्राकृतिक या जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी ये एक सामाजिक संरचना है जिसे हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे आसपास के माहौल ने बनाया है। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं हाँ। उनके लिए ये एक सीधा एग्जाम पॉइंट है। अगर सवाल आता है जेंडर इज अ, तो पेडागोजी के अनुसार उसका एकमात्र सही उत्तर सोशल कंस्ट्रक्ट ही होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। एक डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचें तो क्या कुछ विकासवादी मनोवैज्ञानिक ये तर्क नहीं देते कि इंसानों के कुछ विशिष्ट व्यवहार उनके जैविक लिंग से सीधे जुड़े होते हैं? हाँ, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं। तो फिर ये सीडीपी के नोट्स इस बात को पूरी तरह से अलग कैसे कर देते हैं? क्या ये विषय इतना ब्लैक एंड व्हाइट है? ये एक बहुत ही शानदार और आलोचनात्मक सवाल है। वास्तविकता में प्रकृति और पोषण के बीच का ये टकराव बहुत जटिल है। मतलब इतना आसान नहीं है इसे अलग करना? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम इन पेडागोजी नोट्स के चश्मे से देखते हैं तो फोकस पूरी तरह से इस बात पर होता है कि एक शिक्षक के नियंत्रण में क्या है। ओ अच्छा, शिक्षक के नियंत्रण में क्या है? हाँ, देखिए, शिक्षक किसी बच्चे की जैविक बनावट तो नहीं बदल सकता, लेकिन वो उस सॉफ्टवेयर या उस सामाजिक कंडीशनिंग को जरूर संबोधित कर सकता है जो बच्चे के विकास में बाधा बन रही है। तो इसीलिए सिलेबस जानबूझकर जेंडर को एक सामाजिक संरचना के रूप में स्थापित करता है। एग्जैक्टली
ताकि शिक्षक ये समझ सके कि जो चीज समाज द्वारा बनाई गई है उसे समाज यानी हमारा क्लासरूम बदल या सुधार भी सकता है। ये बहुत ही तार्किक बात है। यानी हम उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसे हम आकार दे सकते हैं। हाँ, जो हमारे हाथ में है। तो अगर हम मान लें कि जेंडर वो सॉफ्टवेयर है जिसे समाज इंस्टॉल कर रहा है, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये सॉफ्टवेयर असल में काम कैसे करता है? मतलब इसकी प्रोग्रामिंग के नियम क्या हैं? हाँ, प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है? इस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के नियम है जेंडर रोल्स यानी जेंडर भूमिकाएं। हमारी स्रोत सामग्री जेंडर भूमिकाओं को समाज की उन उम्मीदों के रूप में परिभाषित करती है जो ये तय करती हैं कि पुरुषों और महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे समाज तय करता है कि एक लड़के या लड़की को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उन्हें कैसे बात करनी चाहिए, और उन्हें जीवन में कौन से पेशे चुनने चाहिए। नोट्स में इसके बहुत ही स्पष्ट और आम उदाहरण दिए गए हैं। जैसे लड़कियों को घर का काम आना चाहिए और उन्हें विनम्र होना चाहिए, और दूसरी तरफ लड़कों को बाहर जाकर पैसे कमाने चाहिए और उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। और यहीं से जन्म होता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी जेंडर रूढ़िवादिता का। बिल्कुल, जब ये भूमिकाएं इतनी कठोर हो जाती हैं कि हम हर व्यक्ति को उसी सांचे में फिट करने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो रूढ़िवादिता बन जाती है। उदाहरण के लिए ये धारणा कि लड़के नहीं रोते, हाँ, जो कि कोई जैविक सत्य नहीं है। आंसुओं की ग्रंथियां तो लड़कों में भी वैसी ही होती हैं जैसी लड़कियों में। राइट। लेकिन समाज ने ये स्टीरियोटाइप बना दिया है कि अपनी भावनाएं व्यक्त करना कमजोरी की निशानी है और यह केवल महिलाओं का काम है। और नोट्स इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि ये भूमिकाएं जन्मजात नहीं होती बल्कि थोपी जाती हैं। अब यहाँ पर एक बात है, जब हम कहते हैं कि समाज ये भूमिकाएं थोपता है, तो यह शब्द थोड़ा आक्रामक लगता है। आक्रामक कैसे? मतलब क्या समाज जानबूझकर एक खलनायक की तरह ऐसा करता है? क्या लोग सोच समझकर बच्चों को इन सांचों में डालते हैं? या फिर ये पीढ़ियों से चले आ रही है कैसी अदृश्य आदत है जिसे लोग बिना सोचे समझे बस दोहरा रहे हैं? हाँ, मेरा सवाल यही है। देखिए, इस प्रक्रिया को समझना बहुत दिलचस्प है। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है जहां कुछ लोग बैठकर नियम बना रहे हैं। तो फिर ये हो कैसे रहा है? ये असल में सांस्कृतिक जड़ता या कहें कल्चरल इनर्शिया का परिणाम है। जब एक बच्चा समाज में आता है तो वो अपने माता पिता, रिश्तेदारों और मीडिया को देखता है। और बच्चे बहुत ही बेहतरीन नकलची होते हैं। एग्जैक्टली। वे देखते हैं कि अगर वे समाज द्वारा तय की गई जेंडर भूमिका के अनुसार व्यवहार करते हैं तो उन्हें शाबाशी मिलती है, लोग खुश होते हैं। और अगर वे इससे अलग व्यवहार करते हैं तो उन्हें टोका जाता है। बिल्कुल। और इस मनोवैज्ञानिक तंत्र के जरिए वे अनजाने में ही उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे प्राकृतिक लगने लगती हैं। और अगर समाज इस सॉफ्टवेयर को अनजाने में डाउनलोड कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा असर उस जगह पर दिखाई देगा जहां समाज का भविष्य बनता है, यानी हमारे क्लासरूम। हाँ। अगर हम इन नोट्स के अगले तार्किक हिस्से की ओर बढ़ें तो वो है जेंडर बायस यानी जेंडर पूर्वाग्रह। जब समाज का ये सॉफ्टवेयर एक स्कूल के इकोसिस्टम में रन करता है तो क्या नतीजे आते हैं? यही बायस है। तो इसके नतीजे क्या होते हैं? इसके नतीजे बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक होते हैं। जेंडर बायस का मतलब है कक्षा में किसी एक जेंडर के साथ दूसरे के मुकाबले पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। और ये अक्सर इतना अनजाने में होता है कि खुद शिक्षक को भी इसका एहसास नहीं होता। हाँ, नोट्स में इसके कुछ बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि एक शिक्षक का लड़कों से गणित या विज्ञान के कठिन सवाल पूछना और लड़कियों से सिर्फ आसान सवाल पूछना। ये बहुत ही कॉमन है। जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद शिक्षक ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लड़कियों की मदद करना चाहता है, एक प्रोटेक्टिव फीलिंग की वजह से। राइट। लेकिन असल में वो अनजाने में एक बहुत गहरा नुकसान कर रहा है। बिल्कुल, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब एक शिक्षक बार बार लड़कों से कठिन सवाल पूछता है तो वो अनजाने में ये संदेश दे रहा है कि लड़कों का दिमाग ज्यादा तार्किक होता है, यानी लॉजिकल होता है। हाँ। और दूसरी तरफ जब लड़कियों से आसान सवाल पूछे जाते हैं तो उनमें बौद्धिक चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास कभी विकसित ही नहीं हो पाता। इसे मनोविज्ञान में एक्सपेक्टेशन इफेक्ट कहा जाता है ना? एग्जैक्टली। बच्चे अक्सर वैसा ही प्रदर्शन करते हैं जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। अगर आप उनसे उम्मीद ही कम रखेंगे तो उनका विकास वहीं रुक जाएगा। नोट्स में एक और क्लासिक उदाहरण है।
लड़कों को हमेशा भारी सामान उठाने या क्लास का मॉनिटर बनने का काम देना और लड़कियों को केवल सजावट, रंगोली बनाने या सफाई का काम देना। हम सब ने अपने स्कूल के दिनों में ये देखा है। हाँ, शिक्षक को लगता है कि वो स्वाभाविक क्षमताओं के अनुसार काम बांट रहा है, लेकिन असल में वो उसी सामाजिक सॉफ्टवेयर को क्लासरूम में लागू कर रहा है। और यहीं से हम इस पूरी मास्टर क्लास के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। वो क्या है? नोट्स। इसे द हिडन करिकुलम यानी अदृश्य पाठ्यक्रम कहते हैं। ये वो अवधारणा है जो ये साबित करती है कि पूर्वाग्रह सिर्फ शिक्षक के व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी शिक्षा प्रणाली में गुथा हुआ है। बिल्कुल। अदृश्य पाठ्यक्रम, ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो सिलेबस हमें दिया जाता है, वो तो बहुत स्पष्ट होता है। फिर इसमें अदृश्य क्या है? अदृश्य पाठ्यक्रम का अर्थ उन अनकहे अलिखित संदेशों से है जो स्कूल के माहौल, किताबों और नियमों के जरिए बच्चों तक पहुंचते हैं। मतलब जो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा जाता। हाँ, ये वो है जो किताबों की डिजाइन, कहानियों की रूपरेखा और स्कूल की संरचना में छिपा होता है। उदाहरण के लिए स्लाइड में दिया गया तथ्य देखिए। किताबों की कहानियों में डॉक्टर या बॉस को हमेशा एक पुरुष के रूप में दिखाना और नर्स, रिसेप्शनिस्ट या टीचर को हमेशा एक महिला के रूप में दिखाना। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। अगर हम उस 7 साल की बच्ची के नजरिए से सोचें जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, वो बच्ची जब वो किताब पढ़ती है तो वो केवल भाषा या चित्रकला नहीं सीख रही है। उसका दिमाग चुपचाप एक स्कीमा या एक मानसिक ढांचा तैयार कर रहा है। एग्जैक्टली। वो धीरे धीरे ये पैटर्न पहचान लेती है कि सत्ता और विज्ञान वाले पद पुरुषों के लिए हैं और सेवा या देखभाल वाले पद महिलाओं के लिए। और बिना किसी के कुछ कहे उसके दिमाग में उसके भविष्य की सीमाएं तय हो रही हैं। यही हिडन करिकुलम की असली ताकत है। ये बिना किसी प्रतिरोध के बच्चों के दिमाग की प्रोग्रामिंग कर देता है। क्योंकि जब कोई बात सीधे तौर पर कही जाती है तो आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई बात कहानियों और चित्रों के जरिए बस एक सामान्य स्थिति की तरह पेश की जाती है तो बच्चा उसे ही दुनिया का सच मान लेता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रगतिशील शिक्षक को इस अदृश्य पाठ्यक्रम को पहचाने और उसे चुनौती देने की क्षमता विकसित करनी होगी। हाँ, और ये एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। अदृश्य चीजों से लड़ना हमेशा सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। सही कहा आपने। तो अब जब हमने सॉफ्टवेयर के बग को, इस छिपे हुए खतरे को पहचान लिया है, तो सवाल ये उठता है कि एक शिक्षक इस पूरे सिस्टम को डीबग कैसे करे। क्या नोट्स में इस पूर्वाग्रह को तोड़ने के कुछ ठोस और व्यावहारिक समाधान दिए गए हैं? हाँ, नोट्स का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से समाधान पर ही केंद्रित है। एक प्रोग्रेसिव शिक्षक के लिए कई बेहतरीन रणनीतियां बताई गई हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली कदम है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यानी जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना। जेंडर तटस्थ भाषा, इसका मतलब है ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना जो किसी एक विशेष जेंडर की ओर झुकी ना हो। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ शब्दों को बदलने से सच में कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भाषा और मनोविज्ञान का बहुत गहरा संबंध है। भाषा हमारी सोच को आकार देती है। स्लाइड में जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। बिल्कुल। जब हम चेयरमैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस शब्द के अंत में जुड़ा मैन हमारे दिमाग में तुरंत एक पुरुष की छवि उकेर देता है। हाँ, और जब एक छोटी बच्ची बार बार चेयरमैन, कैमरामैन या फायरमैन जैसे शब्द सुनती है तो उसे लगता है कि ये काम केवल पुरुषों के लिए है। तो अगर हम चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन, कैमरामैन की जगह कैमरा ऑपरेटर या मैनकाइंड की जगह ह्यूमैनिटी का इस्तेमाल करें तो हम असल में उस शब्द से जुड़े जेंडर के बोझ को हटा रहे हैं। एग्जैक्टली। चेयरपर्सन एक खाली कैनवस की तरह है। उस कुर्सी पर एक पुरुष भी बैठ सकता है और एक महिला भी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जब शिक्षक लगातार ऐसी तटस्थ भाषा का प्रयोग करता है तो कक्षा में होने वाला भाषाई भेदभाव खत्म होने लगता है। बच्चे व्यवसायों और पदों को किसी जेंडर विशेष से जोड़ना बंद कर देते हैं। इसके अलावा एक प्रगतिशील शिक्षक की 3 मुख्य भूमिकाएं और बताई गई हैं। नोट्स के अनुसार जो सबसे पहली भूमिका है उसे सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है। वो क्या है? वो है डिस्कशन, यानी कक्षा में चर्चा करना। अच्छा। चर्चा करना इसलिए सबसे प्रभावी है क्योंकि ये सीधे तौर पर उस अदृश्य पाठ्यक्रम को दृश्यमान बना देता है। हाँ। जब आप कक्षा में बैठकर बच्चों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है कि लड़के नहीं रोते, क्या लड़कों को दर्द नहीं होता, तो आप उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे होते हैं। आप उन्हें उन रूढ़ियों पर सवाल उठाना सिखा रहे हैं
जिन्हें समाज ने बिना किसी तर्क के उन पर थोप दिया है। ये बच्चों को केवल जानकारी ग्रहण करने वाला नहीं, बल्कि जानकारी का विश्लेषण करने वाला बनाता है। बिल्कुल। दूसरी रणनीति जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है काउंटर स्टीरियोटाइपिंग। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है समाज के सामने ऐसे उदाहरण पेश करना जो पुरानी सोच या स्टीरियोटाइप्स को सीधे तौर पर झुटलाते हों। हाँ, बच्चे उदाहरणों से सबसे जल्दी सीखते हैं। अगर समाज का सॉफ्टवेयर कहता है कि महिलाएं विज्ञान या साहसिक कार्यों में आगे नहीं जा सकती, तो एक शिक्षक अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का उदाहरण दे सकता है। कल्पना चावला ने केवल अंतरिक्ष की यात्रा नहीं की, बल्कि उन्होंने सदियों पुरानी एक मानसिक बाधा को भी तो तोड़ा। इसी तरह अगर ये धारणा है कि खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है, तो मशहूर शेफ संजीव कपूर का उदाहरण दिया जा सकता है, जिन्होंने भारत में कुकिंग को पुरुषों के लिए भी एक अत्यधिक सम्मानित पेशा बना दिया। यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये सिर्फ सफलता की कहानियां सुनाने के बारे में नहीं है। अच्छा, तो और क्या है इसमें? जब हम कल्पना चावला या संजीव कपूर की बात करते हैं तो एक शिक्षक को ये भी बताना चाहिए कि उन्हें अपने करियर की शुरुआत में किस तरह की सामाजिक रूढ़ियों का सामना करना पड़ा होगा। इससे बच्चे ये समझते हैं कि रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है, भले ही शुरुआत में समाज इसका विरोध करे। ये एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है और इसी से जुड़ी है हमारी तीसरी और शायद सबसे एक्शन ओरिएंटेड रणनीति। वो है रोल रिवर्सल, यानी भूमिकाओं को उलटना। भूमिका उलटना यानी जो काम पारंपरिक रूप से जिस जेंडर को दिया जाता रहा है, जानबूझकर उसे दूसरे जेंडर को सौंपना। जैसे कि लड़कियों को स्पोर्ट्स लीडर या कैप्टन बनाना और लड़कों को क्लासरूम की सजावट, रंगोली या सफाई की जिम्मेदारी देना। लेकिन क्या इससे क्लासरूम में कोई टकराव या अजीब स्थिति पैदा नहीं होगी? शुरुआत में थोड़ी असुविधा जरूर हो सकती है। मनोविज्ञान में इसे संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। जब एक बच्चे के दिमाग में बैठा पुराना विश्वास नई वास्तविकता से टकराता है तो एक उलझन पैदा होती है। हाँ, जब एक लड़का क्लास को सजाने का काम करता है तो वो न केवल रंगों के साथ खेल रहा होता है, बल्कि वो अपने दिमाग में बने उस पैटर्न को भी तोड़ रहा होता है कि सजावट सिर्फ लड़कियों का काम है। और जब एक लड़की खेल के मैदान में नेतृत्व करती है तो वो नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की ताकत सीखती है। ये भूमिका उलटना असल में दिमाग के पुराने न्यूरल पाथवेज को तोड़कर नए पाथवेज बनाने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर समानता का पाठ नहीं पढ़ा रहे, हम बच्चों से उस समानता को जीने के लिए कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक शिक्षक की असली सफलता है, जब वो बच्चों को केवल सीटीटी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार ना करे, बल्कि उन्हें एक बेहतर और निष्पक्ष समाज का नागरिक बनाए। इस पूरी मास्टर क्लास का अंतिम लक्ष्य भी यही है। परीक्षा में ये सारे बिंदु सीधे सीधे बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आते हैं, चाहे वो जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्ट होना हो, हिडन करिकुलम हो या जेंडर न्यूट्रल भाषा हो। लेकिन इनके पीछे का जो पूरा विज्ञान और समाजशास्त्र आज हमने डिस्कस किया है, वो रटने की जरूरत को ही खत्म कर देता है। तो आज जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए इस डीप डाइव को समेटने का समय आ गया है। आज हमने बहुत सी परतों को उधेड़ा है। हमने सेक्स के हार्डवेयर और जेंडर के सॉफ्टवेयर के बीच के अंतर को समझा। हमने देखा कि कैसे जेंडर भूमिकाएं और रूढ़िवादिता हमारे समाज की सांस्कृतिक आदतें बन गई हैं। हमने क्लासरूम में अनजाने में होने वाले पक्षपात को पहचाना और किताबों में छिपे उस अदृश्य खतरे यानी हिडन करिकुलम के मनोविज्ञान को डिकोड किया। और अंत में हमने एक प्रगतिशील शिक्षक के टूल बॉक्स को देखा, जिसमें तटस्थ भाषा, खुली चर्चा, काउंटर स्टीरियोटाइपिंग और भूमिकाओं का उलटना शामिल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चर्चा के बाद इस विषय से जुड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट जो साथी सुन रहे हैं उनके लिए अनजान नहीं रहेगा। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगी। जी बताइए। ये एक ऐसा सवाल है जो इन नोट्स के मूल विचार से ही पैदा होता है। हमने इस बात पर गहराई से चर्चा की कि स्कूल की किताबों, कहानियों और चित्रों में एक अदृश्य पाठ्यक्रम होता है जो बच्चों के दिमाग की प्रोग्रामिंग करता है। बिल्कुल करता है। अब जरा आज के समय के बारे में सोचिए। आज के बच्चे अपना ज्यादातर समय किताबों पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर बिताते हैं। हाँ, ये तो है। तो जरा सोचिए, जो वीडियो गेम्स वो खेल रहे हैं, जो कार्टून वो देख रहे हैं, या सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम उन्हें लगातार रील्स और वीडियोस दिखा रहे हैं, उनका अदृश्य पाठ्यक्रम कैसा होगा? एग्जैक्टली। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आधुनिक तकनीक और ये डिजिटल दुनिया अनजाने में उन्हीं पुरानी जेंडर भूमिकाओं और रूढ़ियों को और भी ज्यादा मजबूत कर रही हो, जिन्हें हम क्लासरूम में तोड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या बात है! ये एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला विचार है। क्या इंटरनेट एल्गोरिथम हमारी पीढ़ी का नया हिडन करिकुलम बन गया है?
एक तरफ क्लासरूम का शिक्षक उस पुराने सॉफ्टवेयर को डीबग करने और नए अपडेट्स इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या हमारी स्क्रीन्स वापस उसी पुराने कोड को बच्चों के दिमाग में डाल रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एज अ सोसाइटी खोजना होगा। आज जो साथी हमारे साथ इस डीप डाइव में थे, इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये हमारे आसपास चल रही दुनिया का एक आईना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ, कुछ